उज्जैन में महाराज यशवंतराव होळकर की जीत हुई तो इंदौर में उन्हें हराकर श्री दौलतराव सिंधिया जी ने अपना बदला ले लिया। बहुत प्रयास के बाद भी शांति का कोई उपाय काम नहीं आ रहा था और काशीराव जी और यशवंतराव जी के बीच में भी सुलह नहीं हो पा रही थी। तो अब वही होने वाला था जिसका सबको अंदेशा था। अब दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा। मई सन 1802 में महाराजा यशवंतराव होळकर 20,000 सैनिकों के साथ पुणे की तरफ बढ़ते हैं। क्यों? ताकि सारे विवादों को हल किया जाए और शांति स्थापित किया जाए। आप समझ गए? दोस्तों वह सेंधवा, 40 गांव, धूले, मालेगांव, परोल, जामगांव, बारामती, ससवाद, महेश्वर और अन्य स्थानों को जीतते हुए अपनी सेना को आगे बढ़ाते हुए जेजुरी में कुल देवता के दर्शन करते हैं। और अब यह सब देख रहे थे पेशवा दौलतराव सिंधिया। वह समझ जाते हैं कि युद्ध अब दरवाजे पर खड़ा है। तो यशवंतराव होळकर जी का सामना करने के लिए पेशवा और सिंधिया दोनों की संयुक्त सेनाओं का जमावड़ा लगने लगता है। एक विवरण के अनुसार सिंधिया जी के पास लगभग 1.25 लाख की सेना, अंग्रेजी कैंप और 80 तोपें थी और पेशवा की 6,000 की फौज आप इसमें और जोड़ दो। वहीं दूसरी ओर होळकरों के पास भी लगभग इतने ही सैनिक थे। ऐसा कहा जाता है 1.25 लाख के आसपास ही। पर सर जदुनाथ सरकार जी का अनुमान है कि इनके पास 80 से 90,000 सैनिक थे और वह सिंधिया के सैनिकों की संख्या भी थोड़ी कम ही बताते हैं। पर दोस्तों जो फायरिंग की क्षमता थी, जो तोपखाने और बंदूकों की क्षमता थी, वह इनके पास उतनी नहीं थी जितनी सिंधिया और पेशवा के पास थी। तो दोस्तों तारीख थी 25 अक्टूबर सन 1802 और दिन था दिवाली का। अब युद्ध की व्यूह रचना की जाती है। महाराजा यशवंतराव होळकर अपनी सेनाओं को 3 हिस्सों में विभाजित करते हैं। जो राइट साइड वाला हिस्सा था वह आमिर खान का दल था। यहाँ पर कर्नल हॉर्डिंग की 4 ब्रिगेडें, विस्कर्स की 5 और डोट की 3 बटालियन यहाँ पर थी। और जो लेफ्ट फ्लैंक थी वहां पर शाहमत खान, फतेह सिंह माने, नागो शिवाजी, भवानी शंकर बख्शी, इन लोगों को खड़ा किया जाता है। और बीच में सामने खड़ा किया जाता है तोपखाना, जिसका नेतृत्व यहाँ पे सेना की जो टुकड़ी थी उसका नेतृत्व स्वयं महाराजा यशवंतराव होळकर कर रहे थे। अब महाराजा यशवंतराव होळकर युद्ध से पहले अपनी सेनाओं का निरीक्षण करते हैं और उनकी हौसला अफजाई करते हैं। महाराजा यशवंतराव होळकर सेनाओं को आदेश देते हैं कि जब तक 25 तोप के गोले दागे नहीं जाते तब तक कोई हमला नहीं करेगा। और दोस्तों फिर होता भी इसी तरह से है। युद्ध चालू होता है। पहले सिंधिया का तोपखाना आग उगलना शुरू करता है और 25 गोले दागने के बाद महाराजा यशवंतराव होळकर अपनी सेनाओं को इशारा करते हैं कि अब हमला शुरू करो। सिंधिया जी के जो सेनापति थे डी बोइंग, वह बड़ी कुशलता से सेना का नेतृत्व कर रहे थे। यशवंतराव जी का सेनापति आमिर खान अपने घोड़े से गिर जाता है लड़ते लड़ते, पर फिर भी वह मुकाबला करना छोड़ता नहीं। अब यशवंतराव जी के खास सैनिक, जो उनके खास दस्ता था, वह बिजली की तेजी से हमलावर होता है और आग उगल रहे सिंधिया जी के तोपखाने पर वह कब्जा कर लेता है। दोस्तों यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी होळकरों के खेमे के लिए और दौलतराव सिंधिया जी की सेनाओं के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था। अब जो सेनापति थे सिंधिया के डी बोइंग, वह आखिरी तक लड़ते हैं, आखिरी तक मोर्चा नहीं छोड़ते हैं। और यशवंतराव जी की सेनाएं अब हर तरफ से ही जीतने लग गई थी। ऐसा कहा जाता है 3 से 5,000 के बीच सैनिक मारे थे सिंधियाओं के होळकरों की सेना ने। और इस तरह महाराजा यशवंतराव होळकर की जीत होती है। और यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि बाजीराव द्वितीय जो पेशवा थे वह कहाँ थे। तो दोस्तों बाजीराव द्वितीय जो थे वह एक पहाड़ की चोटी पर बैठे थे। आराम से वह इस युद्ध के नज़ारे को देख रहे थे। उन्हें लगता था कि जीत तो अपनी होना है। पर जब वह ये देखते कि अपनी हार हो रही है तो वह भाग जाते हैं सिंहगढ़ किले की तरफ। वहां पर वह शरण लेते हैं। फिर भी यशवंतराव होळकर जी उनसे सुलह का प्रस्ताव उनके पास भेजते हैं, उनके पास रसद भेजते हैं समझौते के लिए कि मैं तैयार हूं, आप पेशवा बने रहो
मैं आपकी रक्षा में वैसे ही खड़े रहूंगा जैसे कि होलकर परिवार की परंपरा रही है। पर पेशवा यह देखकर डर जाते हैं। उनको लगता है कि ये लोग मुझे पकड़ने के लिए आ रहे हैं और वह और दूर भाग जाते हैं। दोस्तों, अब जब यशवंतराव होळकर जी को इस बात का यकीन हो जाता है कि पेशवा बाजीराव द्वितीय तो अब पुणे की गद्दी पर आकर बैठने वाले नहीं हैं, तब वह उन्हीं के ही भाई यानी कि राघोबा दादा के दत्तक पुत्र अमृतराव को पेशवा की गद्दी पर बैठने के लिए आमंत्रित करते हैं। और इसी बीच यशवंतराव जी अपनी मां यमुनाबाई और पत्नी लाडाबाई और बेटी भीमाबाई को कैद से मुक्त कराते हैं। पूरे 5 वर्ष के बाद परिवार का मिलन हो रहा था। अब यशवंतराव जी की शर्तों पर 12 नवंबर 1802 में अमृतराव जी को पेशवा की गद्दी पर बिठाया जाता है। वह एक तरह के पपेट पेशवा ही होते हैं यशवंतराव के। अब युद्ध में हुए खर्चे की वसूली के लिए और अपनी विजयी सेनाओं को संतुष्ट एवं खुश करने के लिए पुणे शहर से धन की उगाही की जाती है। हालांकि महाराजा यशवंतराव होळकर ने सख्त आदेश दे दिया था कि किसी भी पुणे के आम निवासी को लूटा नहीं जाएगा और मां और बहनों की इज्जत में जिसने भी हाथ डाला उसको वह खुद मार डालेंगे। तो दोस्तों, इस तरह का जब कड़ा आदेश जाता है तो सभी सेना में इस बात की तामील होती है। तब दोस्तों करते क्या है कि पुणे शहर के जितने भी धनवान लोग थे, अमीर लोग थे, उनके घरों, कोठियों एवं महलों को लूटा जाता है। कहीं कहीं पर आगजनी भी होती है और इस वसूली का जिम्मा हरिपंत भावे और हरनाथ सिंह छेला के पास था, जो कि इस तरह के कामों में माहिर थे। 25 फरवरी 1803 को होळकरों की सेना अब पुणे को छोड़ देती है। 2-3 महीने रहने के बाद वह वहां से निकल जाते हैं। अब हारे हुए और निराश बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों की गोदी में जाकर शरण लेने का मौका मिल जाता है और 31 दिसंबर को ईस्ट इंडिया कंपनी और पेशवा बाजीराव के बीच में बेसिन की एक संधि, जिसे ट्रीटी ऑफ बसिन भी कहते हैं, जिसमें बाजीराव द्वितीय अपनी सार्वभौमिकता एवं आज़ादी थी वह अंग्रेजों के कदमों में रख देते हैं। अब बाकी सरदार जो कि पहले बाजीराव पेशवा के पक्ष में खड़े थे, उनको लगता है कि यह संधि सभी सरदारों पर लागू होगी और सभी सरदार अंग्रेजों के गुलाम बन जाएंगे, क्योंकि पेशवा तो वह पूरे मराठा साम्राज्य के थे। अतः सिंधिया जी और राघोजी भोसले द्वितीय के नेतृत्व में अन्य सरदार मिलकर इस संधि का विरोध करते हैं। दोस्तों, कुछ सरदार जो थे वह पहले ही अंग्रेजों से संधि कर लिए थे, पर जो अभी भी आजाद थे वह लड़ते हैं अंग्रेजों के खिलाफ। और अब पेशवा बाजीराव द्वितीय को अंग्रेज अपनी रक्षा में उजड़ चुके पुणे का पेशवा बना देते हैं और यशवंतराव जी के द्वारा बनाए गए जो पेशवा थे अमृतराव, वह वहां से कल्टी ले लेते हैं, वहां से भाग जाते हैं। अब पेशवा बाजीराव द्वितीय को पता था कि वह सिर्फ नाम के ही पेशवा है, उनके पास कोई ताकत नहीं है। अब दोस्तों, यह जो युद्ध हो रहा था अंग्रेजों के खिलाफ मराठा कन्फेडरेसी का, उसमें राघोजी भोसले और सिंधिया जी यशवंतराव जी से भी आग्रह करते हैं, उनको भी कहते हैं कि आप भी आइए, आप भी हमें ज्वाइन कीजिए, हम सब मिलके अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करते हैं। यदि हम तीनों एक हो गए तो अंग्रेजों के लिए यह इम्पॉसिबल है कि वह हमें हरा दे। यशवंतराव जी भी इस बात को मान जाते हैं और कुछ शर्तों के साथ, जिसमें एक शर्त यह भी थी कि उनकी परंपरागत जमीन जो होलकरों की थी वह उन्हें सौंप दी जाए एवं भाई मल्हार बा की विधवा पत्नी और खंडेराव द्वितीय जो कि अभी भी सिंधिया की कैद में है, उन्हें मुक्त किया जाए। पर तभी अमृतराव के हाथ, जो अभी यशवंतराव ने जिनको पेशवा बनाया था और वो भाग गए थे, उनके हाथ में दौलतराव सिंधिया के द्वारा रघुजी भोसले को लिखा गया एक पत्र लगता है। और दोस्तों, यह सिर्फ एक पत्र ही नहीं, अंग्रेजों की लॉटरी भी आप इसे कह सकते हैं। इस पत्र में दौलतराव सिंधिया यह लिखते हैं भोसले जी को कि एक बार हम अंग्रेजों को यशवंतराव के साथ मिलकर हरा दें, फिर यशवंतराव को हम ठिकाना लगा देंगे, उसकी भी हम खबर ले लेंगे। दोस्तों, अमृतराव जो थे वो बड़े चतुर थे। यह पत्र वह अंग्रेज जनरल वेलेजली को दे देते हैं और वेलेजली इसके बदले उन्हें 7 लाख रुपए देने का वादा करता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह पत्र अंग्रेजों के लिए कितना महत्वपूर्ण था। अब वेलेजली यह पत्र यशवंतराव जी के पास पहुंचा देता है कि देखो, तुम जिनके साथ मिलकर हमारे खिलाफ युद्ध लड़ रहे हो, वह बाद में तुम्हारे साथ क्या करने वाले हैं।
और यह पत्र पढ़कर यशवंतराव जी सिंधिया और भोसले जी के गठबंधन से निकल जाते हैं और दोस्तों वह फैसला करते हैं कि अब कभी भी वह इस कन्फेडरेसी को ज्वाइन नहीं करेंगे। और इस तरह शुरुआत होती है दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध, जिसे सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर भी कहते हैं। दोस्तों अगस्त 1803 में इस युद्ध की शुरुआत होती है और इस युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से जनरल लेक और जनरल वेलेज़ली नेतृत्व कर रहे थे। बाजीराव द्वितीय, आनंद राय गायकवाड़ और शाह आलम द्वितीय भी अंग्रेजों के खेमे में थे। यह लोग पहले ही अंग्रेजों से संधि करके उनके गुलाम बन चुके थे। अब दोस्तों अगस्त से दिसंबर तक चले इस घमासान में मराठों की हार होती है और 17 दिसंबर 1803 में पहले रघुजी भोसले द्वितीय देशगांव में अंग्रेजों से संधि करते हैं और फिर 30 दिसंबर 1803 में सिंधिया जी अंजन गांव में अंग्रेजों से संधि कर लेते हैं। दोस्तों अब मोटे तौर पर देखा जाए तो महाराजा यशवंतराव होळकर ही बचे थे जो कि अंग्रेजों से लड़ सकते थे और यही स्वतंत्र थे। तो दोस्तों कैसे किया यशवंतराव होळकर जी ने अंग्रेजों का सामना और कैसे कायम रखी अपनी आज़ादी की लो, जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिएगा मालवा डायरी हिस्ट्री चैनल के साथ। हमें सब्सक्राइब करके वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।